बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस के ऊपर और इसकी जो भी फाउंडेशन है इसमें हम क्लियर करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने लाइन की इक्वेशन किस तरह निकालनी है और कौन कौन से तरीके हैं। सेकेंड ईयर में भी और गालिबन 9-10 में भी इक्वेशन ऑफ लाइन और इस तरह की ज्योमेट्रिकल टर्म्स को डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे y इज़ इक्वल टू 2x + 3 इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax + by + c = 0, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज़ इक्वल टू mx + c। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों तो हम ये वाली इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। बेसिकली ये 2D नहीं होता, स्पेस हमारे पास 3D होता है। 3D का मतलब क्या है? 3D का मतलब ये है कि इसके अंदर हम 3 डायमेंशनल टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं बल्कि 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो कौन से होंगे? x, y एंड z। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है A, ओके, और उसके कोऑर्डिनेट्स x0, y0 और z0 है, ओके। उस लाइन के बाद एक मेरे पास एक ओरिजिन पर पॉइंट्स है, और मैंने ओरिजिन से लेकर एक रैंडमली उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स और जिसके x, y और z हैं, 3 हैं, और ये मेरे पास क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है? पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कि ओरिजिन से लिया जाए, ओके। सो मेरे पास एक लाइन थी और उसके ऊपर एक हमने पॉइंट लिया A, x0, y0 और z, और हमने उसका एक पोजीशन वेक्टर निकाला। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से लेकर किसी खास पॉइंट तक कोई ऐसा पॉइंट होना, उसको हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास एक लाइन आ गई और उसके पैरेलली एक और लाइन है, ठीक है, आप इसको वेक्टर भी कह सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव 2 वेक्टर्स, दिस वन एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर्स, ओके। यानी अगर मेरी ये उंगली इस तरफ जा रही है तो दूसरी उंगली भी अगर इस तरफ ही जाएगी तो हम इसको पैरेलल चीज़ तस्वुर करेंगे। और उस पैरेलल जो हमारे पास एक और वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स A, B और C है। ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है जो कि आपने सीखा होगा। और मेरे पास एक ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जो वेक्टर था, जो लाइन थी, उसके ऊपर एक पॉइंट था, तो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो फासला है उसको मैंने r0 वेक्टर कह दिया है, ओके। सो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। सो ये इक्वेशन, ये फार्मूला इसी चीज़ से ड्राइव हुआ है, और वो कैसे? यानी ये वाली चीज़, ये वाला फासला, ये बराबर होगा इस वाले फासले के बराबर, जमा v वेक्टर जो कि ये है, और t हमारे पास एक इसका एक पैरामीटर है, ओके। तो ये है, और अगर अब इसको आगे सॉल्व करें, अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर अब हम जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यु को पुट करें तो देखें जो r हमारे पास पोजीशन वेक्टर था उसकी वैल्यू क्या होगी? x, y और z। वो हमने लिख दी वेक्टर के फॉर्म में, r इक्वल टू r0, और r0 की वैल्यू क्या है? देखें ये OA है, उसका मतलब क्या? A - O। अब ये तो हमारे पास ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0, 0। तो x0 - 0, y0 - 0, z0 - 0, तो वो सारा 0 से माइनस हो के एज इट इज़ ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी। प्लस अब v वेक्टर जो कि ये पैरेलल था, इसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी, और t एक पैरामीटर था, वो t एक तरफ ही आ गया। अब देखें आगे हम इस चीज़ को मज़ीद एवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि x जो होता है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये इसके जमा ये वाला इसी तरह ही, और पहली वाली चीज़ है तो पहली वाली चीज़ ऐसी a, और ये t मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, इस तरह लिख सकते हैं। सो इस तरह हम x की भी, y की भी और z के भी, ये हम पैरामीटर इक्वेशन किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। और जो t है, ये पैरामीटर है, ये बिलोंग करेगा r से। अच्छा, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए। नंबर 1 इज़ कि हमारे पास एक पॉइंट A होना, विच इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी, एंड नंबर 2 कंडीशन इज़ कि वो पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास आ जाएं तो हम इजीली कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 5, -3 एंड 7। तो देखिए हमारे पास
पॉइंट भी गिवन है और पैरेलल वेक्टर भी गिवन है। तो हमने ये फार्मूला याद किया हुआ है, r इज इक्वल टू आर नोट प्लस वी इंटू टी। सो आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट जो होते हैं हमारे पास 1 2 3 और वी वेक्टर क्या आता है, ये आता है। अब सिंपली हम इस इक्वेशन के अंदर इस चीज़ को पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगर वो आपसे कह दे इफ़ ही आस्क पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करें, सो हम क्या करेंगे कि देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन ये थी, ठीक है। अब एक्स नोट प्लस ए टी, एक्स की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू वाई नोट प्लस बी टी और जेड इज इक्वल टू जेड नोट प्लस सी टी। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू भी आ चुकी है, वाई नोट की वैल्यू भी आ चुकी है और जेड नोट की वैल्यू आ चुकी है और ये हमारे पास ए बी और सी। तो सिंपली जो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाली थी, अब इस फार्मूले से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली और सिंपली पैरामीट्रिक इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम सेपरेटली भी अलग-अलग लिख सकते हैं और इसी के अंदर से ही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमें एक्स नोट की वैल्यू देता है, वाई नोट जेड नोट और ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू हमें देता है। ओके तो इस तरह हम पैरामीट्रिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। अब उसने यहाँ पर क्या किया है कि उसने हमें पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, बल्कि उसने कहा है कि उसने हमें एक वेक्टर दिया, ओके एक ही वेक्टर दिया है और उसके ऊपर उसने 2 पॉइंट्स हमें दे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे पैरेलल वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए बी है, तो ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी माइनस ए। ओके सो b माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, b में से 1 के x का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे 3 माइनस 1 विच इज़ 2, माइनस 5 माइनस 2 तो क्या बन जाएगा माइनस 7, 4 माइनस 3 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। सो इस तरह पैरेलल वेक्टर के पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब पैरेलल वेक्टर के पॉइंट्स भी आ गए और हमारे पास ये दूसरे पॉइंट्स भी हमारे पास गिवन है। सो इस तरह हम कोई भी इक्वेशन को इसी फार्मूले की मदद से सोल्व कर सकते हैं। ओके तो अब आप कहेंगे कि हम कौन सा पॉइंट लगाएं, ए वाला लगाएं या बी वाला पॉइंट लगाएं। तो देखिए हमारे पास कोई भी पॉइंट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो ए है या बी है, दोनों से आप लगा सकते हैं और आपका जवाब भी रियलिस्टिक और सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए, ओके पॉइंट दे दिए हैं, एंड पैरेलल टू द लाइन। अब उसने हमें इस फॉर्मेट में दे दिया, थोड़ा सा उसने फॉर्मेट चेंज किया। तो हम इससे क्या समझते हैं, हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर है ए और उसके ऊपर हमारे पास एक वेक्टर है और उसके ऊपर ए पॉइंट है 1 2 3 ओके और एक हमारे पास एंड पैरेलल टू द लाइन और हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन को हम एक पैरेलल वेक्टर के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। देखें 6 9 और 2 ये हमारे पास एक होता है पैरेलल वेक्टर। ओके पैरामीट्रिक इक्वेशन भी देखेंगे आप तो उसके अंदर से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी और सी, जैसा कि यहाँ पर पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे ए बी और सी। तो इसी तरह सिमिलरली हमने अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए 6 9 और 2 को हमने फाइंड आउट कर लेना है और यानी हमें पता लग जाएगा यार ये पैरेलल वेक्टर है और हमारे पास अब देखें पॉइंट भी आ गया और वेक्टर भी आ गया। तो सिंपली आप ये वाला फार्मूला लगाएं और इसका जवाब भी हासिल आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए, ओके और उसने अब हमें 2 लाइनें दे दी हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि पैरेलल वेक्टर को फाइंड आउट किस तरह करना है, 6 9 2 2 2 और ये, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस, एंड ये दोनों जो लाइनें हैं वो परपेंडिकुलर हैं भाईजान, ये पैरेलल नहीं है। सो हमारी कंडीशन क्या कहती है, हमारी कंडीशन ये कहती है कि भाई आपने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक आपके पास पॉइंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। और ये हमें क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे पैरेलल नहीं लिखा हुआ लेकिन ये पैरेलल हैं लाइंस। ओके तो अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, तो देखें आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट था, उसके अंदर एक राइट हैंड रूल था। राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हुए आपने भाईजान आपको पता है कि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में हम वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों लाइंस के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वाले, सबसे पहले आई जे के लिखेंगे, उसके बाद ये वाले कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे यहाँ पे
उसकी वैल्यू लिख देंगे और इस तरह हम ये L और 2 का जो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन को हम मतलब जो परपेंडिकुलर दोनों लाइनें हैं उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास लाइन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट लेने से वो जो हमारे पास इस पॉइंट होगा, इस पॉइंट के और वो जो वेक्टर होगा उसके वो पैरेलल होगी। सो ये एक तरीका है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हो ना कि पैरेलल हो तो परपेंडिकुलर लाइनों को भी हम पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपने राइट हैंड रूल को याद रखना है और इसकी मदद से आप परपेंडिकुलर लाइंस को भी आप पैरेलली वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आया होगा। शुक्रिया।